हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आप सब लोग जो हैं, अगर अभी तक बैठे नहीं हैं तो अपनी सीट्स ले लीजिए और अपने कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए, सामने स्क्रीन पर नज़र जरूर बना कर रखें, और जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करें, घर से रिवाइज जरूर करें, और अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो अब तक हमने जो बातें करी हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो जो चीजें अब तक करी हैं एक बार हम उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने देखी है कि किस तरीके से, इससे पहले हमने जो पॉइंट देखा था वो ये देखा था कि कोई अगर गतिमान आवेश है और वो चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है ना। और वो सारी चीजें हमने सीखी थी। वहां पर लॉरेंज बल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, चुंबकीय बल, और एक साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो, और उसमें अगर हमारा गतिमान आवेश, कह लीजिए इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ये गतिमान रूप से अगर एंट्री करता है उसमें, तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। कितना बल लगता है ये हमने पिछली क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर अप किया है। ठीक है, उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, जिस तरीके से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले गतिमान आवेश पर बल लगता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, उसी जो थ्योरी है उसी के थ्रू हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर वहां पर आवेश की बजाय आवेशों का एक ग्रुप आ जाए, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप आ जाए, तो आप जानते हैं कि एक चालक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमने गतिमान आवेश का कॉन्सेप्ट देखा है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर चालक के रूप में। समझ रहे हैं आप बात को? इस टाइम जो है चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री कोई गतिमान आवेश नहीं करेगा, बल्कि आवेशों का एक समूह करेगा, जिसको हम चालक कह रहे हैं। और चालक के अंदर क्या है भाई, चालक को मैं आवेशों का समूह क्यों कह रहा हूं, जरा सोच के देखिए। चालक जो है उसके अंदर असंख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। तो क्या मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेश नहीं कहता हूं? क्या मैं इस चालक को आवेशों का समूह नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या बल लगेगा, इसको हमने इस क्लास में देखा था। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर बल लगता है। ये बल है F = BIL sin थीटा, जहां पर B चुंबकीय क्षेत्र, I चालक में प्रवाहित धारा, L चालक की पूरी लंबाई, और थीटा चालक की लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाया गया कोण है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो विशेष स्थितियों का जिक्र किया था। ऐसा कभी हो सकता है थीटा = 0 डिग्री हो, ऐसा कभी हो सकता है थीटा = 90 डिग्री हो। जब ऐसा होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, वहां पर चालक पर लगने वाला बल 0 होगा, शून्य होगा। और जब थीटा = 90 डिग्री होगा, वहां पर चालक पर लगने वाला बल अधिकतम यानी कि BIL होगा। ठीक है, इन दोनों ही स्थितियों को हम समांतर और लंबवत स्थितियां कह सकते हैं, समांतर और लंबवत स्थितियों के रूप में समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से काम जो है हो रहा है ना। ये एक चालक है, ये देखिए डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है चालक है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के साथ कोई थीटा कोण बना करके इसको रखा हुआ है ना, और ये क्या है, धारावाही चालक है। ठीक, इसके बाद हमने बात करी थी ये सारी चीजें, इस बल की दिशा क्या होगी, F की दिशा क्या होगी, तो V और B की दिशा के लंबवत होगी। VD क्या है, VD मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। आप जानते हैं चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उसके वेग को अनुगमन वेग कब कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, एक टेस्ला की डेफिनेशन दी थी हमने यहाँ से। एक टेस्ला की डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि जब इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, तो कब होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और
1 मीटर लंबे चालक पर लगने वाला जो को लंबवत, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 मीटर लंबे चालक पर लगने वाला अधिकतम बल 1 न्यूटन का हो, या फिर 1 मीटर लंबे चालक को लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन का बल लगे, इसको हम 1 टेस्ला कहते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को। बात समझ में आ गई? ये हमने यहाँ तक बात कवर अप करी थी। अब हम आज की क्लास में कुछ नया जो है वो देखते हैं। हम डालेंगे आज की क्लास में हेडिंग आंकिक उदाहरण। ठीक है, आंकिक प्रश्न के उदाहरण हम कुछ करेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक 40 सेंटीमीटर लंबे तार में ढाई एम्पियर की धारा बह रही है। 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार 8.0 इंटू 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर दी है, इसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में हमने इसको लंबवत रखा है वो है 8 गुणा 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा हमको ज्ञात करनी है, मतलब F का हमको मान निकालना है और दिशा निकालनी है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, तो है ना, हमने इस चीज को साथ में पढ़ा है, तो हमारे हिसाब से तो ये आसान प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया है तार की लंबाई L बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? 0.4 मीटर। ठीक है, 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। I कितना है? 2.5 एम्पियर। तार चुंबकीय क्षेत्र जो दे रखा है हमको 8.0 इंटू 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी के लंबवत रखा है। बी के लंबवत मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अतः
तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, क्या होता है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। F इज इक्वल टू B कितना है 8.0 इंटू 10⁻³ I कितना है 2.5 एम्पियर, L कितना है 0.4 और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, साइन 90 है। साइन 90 का मान सभी जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2.5 इंटू 0.45, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी इंटू 10⁻³ और साइन 90 1 हो गया, तो 1 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही आएगा, है ना। तो ओके 0.4 था ये ना। तो जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये बल जो होगा ये अधिकतम बल होगा, क्या ये बल जो होगा ये अधिकतम बल होगा, इस चालक पर इस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला अधिकतम बल क्या यही होगा? बताइए, जरा सोच समझ के बताइए, हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। यस, इट विल बी मैक्सिमम। ये क्या होगा, मैक्सिमम, अधिकतम बल होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, याद कीजिए ना, वो केस याद कीजिए जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा हमारा धारावाही चालक पर लगने वाला। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। अब दिशा की बात हम करेंगे। ये तो हमने परिमाण निकाला, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला परिमाण। अब हम निकालेंगे दिशा, डायरेक्शन। चलिए, तो दिशा की बात करें, दिशा क्या होगी, दिशा के बारे में आप लिखेंगे। देखिए दिशा क्या होती है, बल की दिशा I व B की दिशा, यानी कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम इस बात को। इसको हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा नियम लगाया है, इसको समझने के लिए याद कीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या बोलता है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये रिलेशन देता है, किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I, उसको हमने अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है तो उस पर लगने वाले बल, इन तीनों के बीच में ये रिलेशन देता है कि इनकी दिशाएं परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। याद आ रहा है ना, आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को फैलाएं, है ना, वो सारी चीजें। तो वहां से हमने इसकी दिशा पता लगाई है, इसकी दिशा होगी I और B की दिशा की लंबवत। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? पहले नोट डाउन कीजिए इसे, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आई होप यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार (5.0 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में में 60 डिग्री के कोण पर रखा हो, तो इस पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो बात हमें बताई गई है वो स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आ चुकी है। हमसे ये बोला गया है तार की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि मीटर में 0.5 मीटर होगी। धारा 2 एम्पियर की बह रही है, 2.0 एम्पियर। यदि यह तार, चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी टेस्ला में दिया हुआ है, ध्यान रखें 5.0 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितने कोण से रखा गया है, 60 डिग्री कोण से। तो हमें निकालना है बल। अतः तार पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा से IBL साइन थीटा से वैल्यूज पुटअप करेंगे। F इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 की पावर -4 B 2.0 IL 0.5 साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। F इज इक्वल टू 5.0 इंटू साइन 60 की वैल्यू होगी, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5.0, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू होती है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, √3/2 और 10 की पावर -4। समझ में आया बात। हमने क्या लिखा यहाँ पर, साइन 60 की वैल्यू लिखी √3/2, यही होती है ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2.5 हो जाएगा और √3 का मान रख देंगे। √3 का मान होता है 1.73। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू आएगा 7 कैरी 18 कैरी 4.325। एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हमसे बस बल की जानकारी मांगी गई थी, इतना बल लगेगा, ठीक है, तार पर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हम सार्थक अंकों में लिखेंगे, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखें। कितने सार्थक अंक लिखेंगे बताइए,
क्वेश्चन में हमको कितने दिए गए हैं? क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं पॉइंट के बाद, ठीक है, 2, तो 4.0 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। चलिए, और अगर दिशा की बात की जाएगी तो आप बता देंगे दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों के ही लंबवत होगी बल की दिशा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे भी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर हम कुछ और जरूरी चीजों को कवर अप करते हैं। देखिए, हमने अब तक क्या देखा है? हमने देखा है चूंकि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने पढ़ा इस चीज को। ये होता है F इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर रूप में इसको लिखूं, सदिश रूप में लिखूं, तो ये होता है Q V क्रॉस B, है ना? यही तो पढ़ा था हमने। जहां अगर बात करें, जहां Q क्या है, V क्या है और B क्या है, तो Q है आवेश की मात्रा एंड V है किस वेग से, आवेश का वेग जिससे वो एंटर कर रहा है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, और B है चुंबकीय क्षेत्र। ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब सपोज इसको हम लोग इक्वेशन 1 नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन 1, समीकरण 1, ठीक है, लिखते हैं। चलिए, अब देखिए, थोड़ा समझने वाली कहानी होगी यहाँ पर। देखिए, गतिमान आवेश जो है सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिमान आवेश पर बल लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कुछ कार्य किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कुछ कार्य किया जा रहा है। तो अगर हम ये बोलें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य करने की दर, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य करने की दर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जिसको हम P से डिनोट करते हैं। याद कीजिए, कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है, और ये होगी Fm डॉट V, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, Fm डॉट V। अब हम यहां ऊपर से समीकरण 1 से Fm का मान रख देंगे। समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे, Fm की वैल्यू पुट करने के बाद P इज इक्वल टू बन जाएगा QV क्रॉस B डॉट V। बोलो,
ये बन जाएगा। अब देखो क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी, क्यू डॉट वी क्रॉस बी क्रॉस वी। तो क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? देखिए क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, और वी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज कॉस 90 डिग्री ओवर हियर, है ना। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा? 0 होता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसीलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 डिग्री लेने का क्या मतलब हमारा यहाँ पर? 90 डिग्री क्या लेने का मतलब है यहाँ पर? जो v, देखो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर बेसिकली इसका और इसका प्रोडक्ट कर दिया, है ना। तो देखो v व v क्रॉस b की अगर बात करें, v व v क्रॉस b की अगर बात करें, तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है के बीच कोण बराबर थीटा डी, बराबर 90 डिग्री। सोच के देखिए v और v क्रॉस b लंबवत है नहीं है, है ना। v क्रॉस b क्या आएगा? एक ऐसी दिशा आएगी, ये जो एक ऐसी दिशा आएगी जो v और b दोनों के लंबवत होगी, तो v के भी लंबवत हुई, तो v और v क्रॉस b के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट अप करी और हमारा आंसर आया cos 90, cos 90 0 है, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, इसी चीज को हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करना। न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरे नियम को हम डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, अवकलज रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और त्वरण आप जानते हैं वेग का क्या होता है? अवकलन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एफ एम की जगह क्या आ जाएगा? एम डी वी बाई डी टी डॉट वी, है ना। डी वी बाई डी टी डॉट वी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। देखिए हाफ एम डी बाई डी टी वी डॉट वी, हाफ एम डी बाई डी टी वी डॉट वी, है ना। और ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर, डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर को हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यहां पर हम ये बोल सकते हैं, कि डी के बाई डी टी जो कि ये आ रहा है इज इक्वल टू पी, और पी हमने क्या देखा था? यहां पर इस इक्वेशन में जब हमने cos 90 0 रखा था, यहां पर 0 आया था। ठीक है, पी 0 आया था, तो हम क्या कह सकते हैं? डी के बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कण की चाल यानी v सदैव नियत रहती है।
इसको आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की चाल जो है वो सदैव नियत रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गति करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।